दिल्ली सल्तनत मिडाइवल हिस्ट्री का वो सेगमेंट है जहां से यूपीएससी अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि ये एक फैक्चुअल पार्ट है। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे निकलते हैं और ये यूपीएससी का जो है एक फेवरेट सेगमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से वो अक्सर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है। तो इसे ही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। वेलकम टू दिस मिडाइवल हिस्ट्री सीरीज, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो है आज के सेशन में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में हम कौन कौन सी डायनेसिटीज जो हैं वो हमारी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जैसे कि अब तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें हमने इन्वेजन्स देखे थे, जो महमूद ऑफ गजनी का था और मोहम्मद गोरी का था। इंडिया के अंदर हमारे भारत में जो इन्वेजन्स हुए थे गजनी का और गोरी का, ये हमने अभी तक डिस्कस किया था लास्ट के लेक्चर्स में। आप जा करके मेरे जो पुराने वीडियोस हैं मिडाइवल हिस्ट्री के, प्लेलिस्ट आपको पता है मेरे चैनल के ऊपर आप जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट को क्लिक करें, वहां पर जाके आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि एक एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, एक मिडाइवल हिस्ट्री का सेगमेंट बना हुआ है, जिसमें आपको गजनी के बारे में भी लेक्चर मिल जाएगा और गोरी के बारे में भी आपको डिटेलिंग के साथ एक छोटा सा लेक्चर वहां पर भी मिल जाएगा। और गोरी को हमने कल भी जो है डिस्कस किया था। गोरी के बारे में जो मैंने आपको कल चीजें बताई थी, द बैटल ऑफ तराइन, विच वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल्ड फॉर्म। जो बाकी का डिस्कशन था, गोरी कहाँ से आया था, कैसे आया था, वो मैंने अपने पुरानी वीडियोस जो आपको पिन की थी वहां पर आपको बता दिया था। वो उस लेक्चर में आप जाकर के देख सकते हो कि गोरी कहाँ से आया था, क्या उसका ओरिजिन था। वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में जो है समझाया है डिटेलिंग के साथ। और गजनी की वीडियो भी आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर के देख सकते हो। आपको जो है ये सब चीजें पता चल जाएंगी। गजनी के बारे में सब चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी जो है हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। 1206 से लेकर के 1526 तक का जो सेगमेंट है ये पूरा हम इस सीरीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये एक टाइमलाइन है हमारा, 1206 से लेके 1526 सीई तक का एक टाइम पीरियड हमारे पास प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी स्लेव डायनेसिटी को देखेंगे। तो एक बार ओवरव्यू में आपको बता दूं, जो हमारी दिल्ली सल्तनत का है, दिल्ली सल्तनत के बारे में एक ओवरव्यू मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक जब हमारे गजनी और गोरी जब आ रहे थे, तब उनके बाद यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत में हमारे पास 5 डायनेसिटीज आएंगी। 5 डायनेसिटीज we will consider in our Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत। स्पेलिंग्स अगर इधर उधर हो जाएं तो आप एक बार जो है उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये मत कहिए कि आपने ये गलत लिख दिया यहाँ पे, ये वो कई बार जो हो जाता है ऊपर नीचे हो जाती है मिस्टेक्स। आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम नॉट चैट जीपीटी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। अक्सर चैट जीपीटी से भी गलतियां हो जाती हैं, तो हर किसी से गलतियां होती हैं, तो उन्हें नजरअंदाज करके आप उसे ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा, खुद उसे करेक्ट करके लिख लीजिएगा अगर मुझसे स्पेलिंग्स में अगर मिस्टेक हुआ हो तो ये दिल्ली सल्तनत की बात है, जिसका टाइम पीरियड हम देखते हैं 1206 सीई से लेकर के 1526 सीई तक का। तो ये हमारे जो ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको भी बता दूं, ये आप लोगों के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है दिल्ली सल्तनत का। तो इसकी एक स्पेशली जो हिस्ट्री के ऑप्शनल के जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, उनको जो है आपने देखा होगा जो सतीश चंद्र की बुक आती है वो सबसे बेस्ट रहती है अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री को प्रिपेयर करना चाहते हो। 12th सेंचुरी से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री को, दिल्ली सल्तनत से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उसके लिए सतीश चंद्र की ऑप्शनल की बुक आती है, वो आप उसे प्रेफर करें। सतीश चंद्र की मिडाइवल हिस्ट्री की बुक
वो सेपरेट है, और ऑप्शनल के लिए जो 12th सेंचुरी से है वो सेपरेट है। अगर आप चाहो तो मैं आपको वो बुक के बारे में भी एक छोटा सा आपको शॉर्ट वीडियो बना करके मैं आपको बता सकती हूँ। तो वो ऑप्शनल के लिए है। जो हिस्ट्री ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स हैं, ये उनके लिए डिस्क्लेमर था, उनके लिए ये मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है उस बुक का। अगर आप ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं, आप हिस्ट्री ऑप्शनल आप जो है आपने ऑप्ट किया है अपने यूपीएससी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, आपने उसमें अपना हिस्ट्री चूज किया है, देन आई विल से कि अगर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है वो बात कर सकते हो। मैं आपको वो बुक्स के बारे में भी जो है नॉलेज आपको दे दूंगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स जो होती हैं, रेफरेंसेस जो होती हैं, वो आपको फॉलो करनी है। तो दिल्ली सल्तनत में हम 5 डायनेसिटीज को कंसीडर करेंगे। एक होगी हमारी सबसे पहले जो हम डायनेसिटी को देखेंगे, दैट इज स्लेव डायनेसिटी। स्लेव डायनेसिटी आएगी, तो जिसका टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर मैं टाइम पीरियड भी साथ में आपको बता दूं, 1206 से लेकर के 1290 सीई तक का इसका टाइम पीरियड होगा। तो स्लेव डायनेसिटी के बाद हमारी कौन सी डायनेसिटी आएगी, दैट विल बी द खलजी डायनेसिटी। तो खलजीज आएंगे, खलजी डायनेसिटी आएगी, इसका टाइम पीरियड होगा 1290 से लेकर के 1320 सीई तक का इसका टाइम पीरियड होगा। खलजीज के बाद कौन आएंगे, खलजीज के बाद आएंगे तुगलक। तुगलक डायनेसिटी आएगी। तुगलक डायनेसिटी का टाइम पीरियड होगा 1320 से लेकर के 1413 सीई तक का इसका टाइम पीरियड होगा। तुगलक्स के बाद कौन आएंगे, तुगलक्स के बाद आएंगे सैयद। तुगलक्स के बाद आएंगे सैयद डायनेसिटी आएगी। तुगलक्स के बाद हम सैयद डायनेसिटी को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 1414 से लेके 1451 सीई तक का। तो सैयद्स के बाद आएंगे लोधीज। लोधीज आएंगे। लोधीज का जो टाइम पीरियड होगा वो है 1451 से लेकर के 1526 सीई तक का। तो ये है हमारे दिल्ली सल्तनत की जो 5 डायनेसिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है स्लेव डायनेसिटी के बारे में। स्लेव डायनेसिटी के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डायनेसिटी, द स्लेव डायनेसिटी। स्लेव डायनेसिटी से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्लेव डायनेसिटी की अगर हम बात करें तो इसे ममलूक डायनेसिटी भी कहा जाता है। ममलूक डायनेसिटी भी कहा जाता है। ममलूक क्या है, अभी ममलूक एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है ओन्ड। तो ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब ओन्ड है, जो यहाँ पर यूज किया गया है टू डिस्टिंग्विश द इम्पोर्टेंट टर्किश स्लेव्स चीफली मेंट फॉर द मिलिट्री सर्विसेज। जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए जो टर्किश स्लेव्स थे वो उनके लिए यहाँ पर यूज किया जाता था। तो ये जो मामलुक है ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओन्ड, जो यूज किया गया है ताकि वो डिस्टिंग्विश कर सके यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्किश स्लेव चीफ्स हुआ करते थे, जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए यहाँ पर प्रेजेंट थे, जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए जिन्हें यूज किया जाता था, वो टर्किश स्लेव्स के लिए इस वर्ड का यूज करते थे, ममलूक। स्लेव्स के लिए, बेसिकली एक स्लेव के लिए ये वर्ड यूज होता था। ये जो स्लेव्स हुआ करते थे ये लोअर स्लेव्स थे, मतलब डोमेस्टिक लेबर और आर्टिशंस के लिए इन्हें यूज किया जाता था। तो बेसिकली ये स्लेव्स के लिए वर्ड यूज होने वाला एक शब्द है ममलूक। स्लेव्स के लिए ही बेसिकली यूज होता है। स्लेव्स मतलब गुलाम के लिए ही ये जो है वो यूज होता है। तो इस पीरियड को भी हम ममलूक डायनेसिटी का जो पीरियड है इसे भी हम 3 फेजेस में देखते हैं। इसे भी हम 3 फेजेस में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज जो होगा वो होगा कुतुबदी डायनेसिटी। कुतुबदी डायनेसिटी में जो होगा वो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इम्पोर्टेंट रूलर दैट इज
इल्तुतमिश, जिन्हें फर्स्ट इल्बारी डायनेसिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग होंगे वो होंगे हमारे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद जो इल्तुतमिश के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रहेंगे वो होंगे बलबन। तो द थ्री किंग्स विच आर वेरी फेमस फ्रॉम दिस डायनेसिटी, दे आर ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबन। तो ममलूक डायनेसिटी जो होती है इसे स्लेव डायनेसिटी भी कहा जाता है। तो स्लेव डायनेसिटी में हम सबसे इम्पोर्टेंट जो किंग के बारे में पढ़ेंगे आज वो है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है इल्तुतमिश। ऐबक का टाइम पीरियड माना जाता है 1206 से लेके 1211 और 1210 सीई तक का इसे टाइम पीरियड माना जाता है। कई जो बुक्स होंगी वहां पर आपको 1210 भी लिखा दिखाई देगा और कई बुक्स में आपको 1211 सीई भी दिखाई देगा। दैट इज नॉट अ मैटर, जस्ट आपको ये टाइम पीरियड इतना याद होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट किंग रिलेटेड टू द स्लेव डायनेसिटी। और सबसे बड़ी बात आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, हर डायनेसिटी के बारे में एक आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन ये देना चाहूंगी कि जो भी डायनेसिटी आप पढ़ेंगे उसमें जो फाउंडर होगा, फाउंडर का टाइम पीरियड ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। जो फाउंडर होता है वो ज्यादा लंबा समय नहीं रहेगा। 1206 से लेके अगर 1211 तक का आप टाइम पीरियड देख रहे हैं देन दैट इज मियर ऑफ 5 और 4 to 5 years। अगर 10 है तो 4 years 5 years का होगा, 4 to 5 years या 5 to 6 years, इतना ही होगा। इससे ज्यादा वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। जो भी फाउंडर होगा, फाउंडर का जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा, वो इतना लंबा नहीं चलेगा। वो कम समय तक वो एज अ किंग रहेगा, उसके बाद कोई और उसे उसके जो थ्रोन है उसे टेक ओवर कर लेगा। तो किंग जो फाउंडर होगा, द फाउंडर ऑफ एनी डायनेसिटी, चाहे वो स्लेव डायनेसिटी की बात हो रही है, चाहे वो खलजीज की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो जो भी फाउंडर होगा उस पर्टिकुलर डायनेसिटी का वो ज्यादा लंबा समय नहीं चलेगा, बहुत कम समय के लिए होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 1211 से लेकर के 1266 सीई तक का इनका टाइम पीरियड देखा गया है। तो इनका टाइम पीरियड, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा लंबा समय है ऐबक के कंपैरेटिव से। ऐबक का जो कंपैरिजन देखें तो इतना कोई लंबा समय नहीं दिखाई दे रहा है। 5 to 6 year का अगर समय है देन दैट इज ओनली वेरी शॉर्टेस्ट टाइम, दैट इज द वेरी शॉर्टेस्ट टाइम। और इल्तुतमिश का टाइम पीरियड आप देख ही सकते हैं, ये काफी लंबा समय ये यहाँ पर एज अ किंग की फॉर्म में रहते हैं। इनके बाद जो इम्पोर्टेंट किंग आएंगे इल्तुतमिश के बाद वो है बलबन। वो है बलबन। बलबन का टाइम पीरियड अगर आप देखें देन दैट इज 1266 से लेकर के 1290 सीई तक। तो इनका भी टाइम पीरियड कुछ लंबा है, बहुत लंबा समय ये इन्होंने भी यहाँ पर शासन किया है। तो ये थे हमारे जो किंग्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं। बाकी किंग्स को भी अगर बीच बीच में अगर इम्पोर्टेंट होता होगा तो वो भी मैं आपको बीच बीच में सभी किंग्स के बारे में आपको छोटा छोटा डिटेलिंग्स वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती रहूंगी। तो चलिए एक बार यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फाउंडर, विद द फाउंडर ऑफ द डायनेसिटी, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। तो स्लेव डायनेसिटी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ स्टार्ट करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका टाइम पीरियड तो मैंने आपको बताया ही है, 1206 से लेकर के 1211 और 1210 भी आ सकता है। दैट इज ये डिपेंड करता है भी कितना आपकी बुक में कितना दिया हुआ है। कई बुक्स में 10 भी होगा, कई बुक्स में 11 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। इतना इसे यहाँ पर मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210 या 1211 के आसपास ही होगा।
कुछ ऐसा हमारे पास प्रूफ नहीं होता है, हिस्ट्री में हर चीजें माननी ही पड़ती हैं। इट इज द मैटर ऑफ बिलीफ, ये बिलीफ है, ये मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो ये फाउंडर हैं स्लेव डायनेस्टी के। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक टर्किश स्लेव थे, गोरी के टर्किश स्लेव थे। ये टर्किश थे, ये टर्किश स्लेव थे। किसके टर्किश स्लेव थे ये टर्किश स्लेव थे मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी जो था, ये गोरी का स्लेव रहा है और इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एक एक्सपेंशन का, टर्किश सल्तनत का इन्होंने एक्सपेंशन किया इंडिया के अंदर। जब हमने लास्ट का लेक्चर जब हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि बैटल ऑफ तराइन हुई है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि टर्किश फोर्सेस गोरी लेकर के आया था। गोरी अपने साथ टर्किश फोर्सेस को लेकर आया था। वो फोर्सेस में जो है यहाँ पर उन्हीं टर्किश फोर्सेस ने इंडिया के अंदर एक्सपेंशन किया। इस टर्किश स्लेव ने ही यहाँ पर टर्किश सल्तनत को यहाँ पर इंडिया के अंदर इसे एक्सपैंड किया। टर्किश को, जो टर्किश पीपल थे, इनको यहाँ पर एक्सपेंशन मिला। इंडिया के अंदर ये आए और इन्होंने गोरी की जो भी जगहें गोरी ने कॉन्क्वेस्ट किए थे, जहां पर भी गोरी ने अपना कब्जा किया था, वो सभी जगहों पर टर्किश फोर्सेस ने आकर जो है यहाँ पर उनको छोड़ करके वो चला गया था कि ये मेरे गुलाम है। यहाँ पर यही इन सब को जो है इन सब की गवर्नर अभी यही होंगे, ये जनरल जो है वो मैं मेरे स्लेव्स को यहाँ पर छोड़ करके जा रहा हूँ। जो भी चीजें होंगी ये मुझे बताते रहेंगे, वो मैं इनको चीजें भेजता रहूंगा। कुछ भी हो जाए मैं इनको यहाँ पर वो चीजें भेजता रहूंगा, मुझसे तो नहीं रहा जाएगा। वो इनको यहाँ पर मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। तो टर्किश सल्तनत ने यहाँ पर एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन होता है टर्किश सल्तनत का। इन इंडिया में टर्किश सल्तनत का एक्सपेंशन होता है। कब होता है? जब बैटल ऑफ तराइन होता है। बैटल ऑफ तराइन के बाद यहाँ पर ये अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर गोरी इसे अपना गवर्नर बना करके चला जाता है। गोरी जो हमारे ऐबक है, ऐबक को यहाँ पर गवर्नर बना करके चला जाता है। जो भी पोजेशंस इसने यहाँ पर किए थे, जो भी कॉन्क्वेस्ट गोरी ने किए थे, जो भी जगहों के ऊपर अपना कब्जा किया था, उन जगहों के ऊपर जो है ये गोरी यहाँ पर ऐबक को एज अ गवर्नर बिठा करके चला जाता है। तो गोरी यहाँ पर उसे बिठा करके चला जाता है। फिर ऐबक यहाँ पर एक स्टैंडिंग आर्मी को रेज करता है, जो अपना जो इस्टेब्लिश करता है नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपना दबदबा, अपना यहाँ पर वो राज्य यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करता है। तो वो यहाँ पर स्टैंडिंग आर्मी को बनाता है। ऐबक यहाँ पर अपनी स्टैंडिंग आर्मी बना लेता है एंड होल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ गोरी। जितना टाइम गोरी यहाँ पर रहा, वो यहाँ पर एज अ गवर्नर रहा और यहाँ पर उसने अपना दबदबा कायम कर लिया था। नॉर्थ इंडिया के ऊपर ऐबक ने अपना दबदबा कायम कर लिया। फिर गोरी की डेथ हो जाती है 1206 के अंदर। दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर कि गोरी की डेथ हो जाएगी। गोरी की डेथ के बाद क्या होगा? गोरी की डेथ के बाद अब क्या होने वाला है? तो यहाँ पर इसकी मृत्यु के बाद जो गजनी के जो शासक हैं, गजनी के ऊपर गजनी के जो रूलर हैं ताजुद्दीन यल्दौस, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो गजनी की यहाँ पर गोरी की डेथ के बाद, डेथ होती है इसकी 1206 सीई के दौरान। इस
इसकी डेथ के बाद क्या होता है, इस सीन के बाद क्या होगा, जो गजनी का जो रूलर है, रूलर ऑफ गजनी, गजनी के शासक का नाम क्या है? गजनी के शासक का नाम है ताजुद्दीन यल्दौज। तो ताजुद्दीन यल्दौज जो है, ये दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार जमाना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार जमाया इसने, और मुल्तान और ऊच का जो क्षेत्र था, यहाँ पर जो गवर्नर थे, जो राज्यपाल हुआ करते थे, तो यहाँ पर ताजुद्दीन यल्दौज ने क्या किया, इसने दिल्ली के ऊपर इसने अपना अधिकार यहाँ पर जमाना स्टार्ट कर दिया। इसने दिल्ली के ऊपर क्लेम किया, दिल्ली के ऊपर इसने यहाँ पर अपना क्लेम कर लिया कि ये जो है यहाँ पर मेरा अधिकार है। और क्या हुआ यहाँ पर, और जो नसीरुद्दीन कबाचा, आई विल राइट नेक्स्ट टाइम, आई विल राइट ओनली कबाचा, आप समझ जाइएगा कि ये नसीरुद्दीन कबाचा की ही बात हो रही है। कबाचा जो थे यहाँ पर, ये गवर्नर था ये मुल्तान का जो गवर्नर है, और ऊच का मुल्तान और ऊच का गवर्नर कौन था? कबाचा था। कबाचा यहाँ पर मुल्तान और ऊच का यहाँ पर गवर्नर था, और इसने भी यहाँ पर क्या किया, इसने भी अपनी इंडिपेंडेंसी को यहाँ पर डिक्लेयर करना स्टार्ट किया, दैट आई एम इंडिपेंडेंट। देखो, गोरी की डेथ के बाद यहाँ पर ऐबक को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले उसको यहाँ पर गजनी के जो शासक थे, जो यल्दौज था, यल्दौज ने क्या किया, दिल्ली के ऊपर अपना क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। तो गोरी की डेथ के बाद जो यल्दौज था, इसने दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार जमाना स्टार्ट किया। और जो कवाचा था, कवाचा गवर्नर था मुल्तान और ऊच रीजन का। मुल्तान और ऊच रीजन का गवर्नर था कबाचा। इसने भी खुद को यहाँ पर इंडिपेंडेंट घोषित करना, यहाँ पर इसने एस्पायर किया कि भी मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, अपनी स्वतंत्रता को इसने यहाँ पर बताया, इसने अपनी आकांक्षा रखी कि भी मैं यहाँ से जो है इंडिपेंडेंसी चाहता हूँ। तो इसके इन सभी के साथ साथ जो है, जो राजपूत हुआ करते थे, राजपूत थे, और जो बहुत सारे हमारे इंडिया के जो चीफ्स थे, और भी जो चीफ्स हुआ करते थे, राजपूत थे, उन्होंने भी यहाँ पर रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने भी यहाँ पर जो है रिवोल्ट कर दिया। इन सब चीजों का सामना जो है ऐबक को करना पड़ा। अभी ऐबक ठहरे नए नए राजा थे, वो नए राजा को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। जो भी फाउंडर होगा, उन्हें इन्हीं सब चीजों का जो है यहाँ पर इन सब चीजों से उन्हें फेस करना पड़ेगा, इन सब चीजों से उन्हें फाइट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है, यल्दौज ने दिल्ली के ऊपर क्लेम किया। उसके बाद कबाचा आ गया। कबाचा गवर्नर था मुल्तान और ऊच का, जो चाहता था आजाद होना। तो वो उसने भी अपने यहाँ पर इंडिपेंडेंसी की आकांक्षा जो रखी थी। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के अंदर इंडिया के जो राजपूत हुआ करते थे, राजपूत प्लस और भी जो हमारे इंडियन चीफ्स थे, उन्होंने भी यहाँ पर जो है रिवोल्ट कर दिया था, उन्होंने भी विद्रोह किया। तो ये सब चीजें जो थी, इन सब चीजों का सामना जो है वो ऐबक को करना पड़ा। तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। तो जयचंद के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये रूलर है कन्नौज का, और ये गढ़वाला डायनेसिटी से बिलोंग करता है। जयचंद गढ़वाला डायनेसिटी से बिलोंग करता है, और साथ में ये कन्नौज का ये रूलर है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तराधिकारी है, इसका जो सक्सेसर है, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो तर्क्स थे, इनको जो बदायूं और फरुखाबाद का रीजन था। लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड। एक जगह है जिसका नाम है
जिसका नाम है बदायूं। बदायूं नाम याद रखिएगा, एक बदायूं नाम है और साथ में एक नाम है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, ये दो क्षेत्र हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर जो जयचंद्र का सक्सेसर है, आई विल राइट हरीश चंद्र डायरेक्टली। हरीश चंद्र ये सक्सेसर है जयचंद का। जो जयचंद है, जयचंद का ये सक्सेसर है, उसका उत्तराधिकारी है। जयचंद का सक्सेसर हरीश चंद्र क्या करता है, वो इन दोनों जगहों से, बदायूं और फर्रुखाबाद में से जो तर्क्स थे, तर्क्स को बाहर निकाल करके फेंक देता है। इनको यहाँ से जो है वो बाहर कर देता है। टर्क्स को यहाँ पर ये बाहर कर देता है। बदायूं और फर्रुखाबाद से कौन कर देता है, हरीशचंद्र कर देता है। हरीशचंद्र कौन है, ये जयचंद का सक्सेसर है। तो इतना समझ में आया। इसके बाद हम बात आगे चलेंगे। जो ऐबक था, ऐबक अपनी जो दुश्मन थे, एनिमीज थे, उनसे जो है विजय प्राप्त करने में सफल रहा है। जो हमारा ऐबक है, ऐबक कभी भी जो है हार मानने वालों में से नहीं है। ऐबक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, वो भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, लेकिन वो भी यहाँ पर सफल हो जाता है। फिर भी यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करेंगे। जो ऐबक है, ही डिफीटेड यल्दौस। तो ऐबक यहाँ पर अपने पावर को डिस्प्ले करते हुए वो यल्दौस को हरा देता है। ऐबक defeated यल्दौस। यल्दौस को वो हरा देता है एंड सर्व्ड ऑल कनेक्शंस विद द गजनी। तो वो गजनी के साथ जो भी जो है अपने संबंध थे, जो भी उसके रिलेशंस थे, उनको वो तोड़ देता है। तो ऐबक जो है वो अपने सभी रिलेशंस को, अपने कनेक्शंस को, जो भी इसके कनेक्शंस थे विद गजनी, ये इनको जो है वो तोड़ देता है। उनसे अपना रिश्ता नाता सब तोड़ लेता है। तो उन्हें एकदम से यहाँ से जो है ऐबक इनसे अपना रिश्ता तोड़ लेता है और यल्दौस को हरा देता है। ऐबक जो है वो बदायूं और फर्रुखाबाद, जहां से हरीशचंद्र ने तर्क्स को तो बाहर कर दिया था, तर्क्स को जो है वो बाहर निकाला, जो है इसने बाहर निकाल दिया था, लेकिन ऐबक ने बदायूं और फर्रुखाबाद, इन दोनों को, इन दोनों क्षेत्रों को उसने यहाँ पर रिकनकर्ड किया। उसने दोबारा से इनके ऊपर अपनी विजय प्राप्त की। इनको दोबारा से जो है वो अपना यहाँ पर इसने दबदबा कायम किया, इसके ऊपर अपना कब्जा किया, बदायूं और फर्रुखाबाद के ऊपर दोबारा से कब्जा कर लेता है। ऐबक रिकॉन्कर्ड, रिकॉन्कर्ड का मतलब होता है कि ऐबक ने बदायूं और फर्रुखाबाद को जो है वो दोबारा से जो है यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था। रिकॉन्कर्ड बदायूं प्लस फर्रुखाबाद। तो यहाँ पर फर्रुखाबाद के ऊपर ये अपना और बदायूं के ऊपर जो है अपना दोबारा से कब्जा कर लेता है और यहाँ से वो स्लेव डायनेसिटी को जो है इसकी स्थापना करता है और यहीं से स्लेव डायनेसिटी आगे बढ़ती है। तो आगे देखेंगे, ऐबक के बारे में ही बात हो रही है। ऐबक जो था, ऐबक ने एक टाइटल लिया था। ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल कई बार जो है वो पूछ लेता है। टाइटल्स जो हैं वो आपको मिडाइवल हिस्ट्री में से टाइटल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये एक फैक्चुअल पार्ट रहता है। तो यहाँ पर वो टाइटल गेन करता है। वो टाइटल था सुल्तान का। ये टाइटल लेता है सुल्तान का और लाहौर को अपनी कैपिटल बना लेता है। और इसकी कैपिटल कहाँ थी, कैपिटल थी लाहौर। तो उसके बाद अगर हम इसे देखें तो इसे लाख बख्श भी कहा जाता है।
ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। अब ये लाख बख्श क्या है? लाख बख्श का मतलब होता है कि लाखों का दाता, मतलब कि गिवर ऑफ लैक्स फॉर हिज मैग्नमिनिटी। तो इसे कहा जाता है लाखों का दाता, जो मतलब कि बहुत ज्यादा दान करता था, जो बहुत ज्यादा दान करता है, उसे कहा जाता है ही गेव अ लॉट ऑफ लिबरल डोनेशंस। ये जहाँ से जाता था बहुत सारा पैसा जो है वो यहाँ वहाँ दे देता था, दान में दे देता था, ऐसे गिराता हुआ चला जाता था। तो इसका जो है नाम इसीलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही डोनेशंस करता था। ये बहुत ज्यादा डोनेशंस करता था, इसी वजह से इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। तो ऐबक का नाम हमने देखा। लाख बख्श कई बार जो है, आपको मैं एक बार बता दूं कि ये जो है आपसे क्वेश्चन वो प्रीलिम्स में पूछ सकता है लाख बख्श के बारे में। बहुत सारे जो है आपको ऑप्शंस दे देगा रिलेटेड टू द स्लेव डायनेसिटी में से ही आपको बहुत सारे किंग्स के नेम दे देगा, जिसमें एक नाम होगा ऐबक का। आप उसे जो है यहाँ पर आप टिक मार्क कीजिए, क्योंकि ऐबक एक सही ऑप्शन है। लाख बख्श ऐबक को ही बोला जाता है। ये एक फैक्चुअल पार्ट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज कर लीजिएगा। तो इसके साथ साथ इसने कई बिल्डिंग्स को भी बिल्ड किया है, वो बिल्डिंग्स के नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। तो वो बिल्डिंग्स के नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। इसने सबसे पहला मॉस्क बनवाया था इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सबसे पहला फर्स्ट मॉस्क, सबसे पहला जो मस्जिद बनाया था इंडिया के अंदर, वो था कुव्वात उल इस्लाम। ये दिल्ली में बनवाया था इसने। दिल्ली के अंदर एक मॉस्क है जो सबसे पहला मॉस्क है हमारे इंडिया में, जिसे ऐबक ने बनवाया था, जिसका नाम है कुवैत उल इस्लाम। तो ये एक मॉस्क का नाम है जो दिल्ली में प्रेजेंट है। और इसने और एक और चीज यहाँ पर बिल्ड की थी, दैट इज 2.5 दिन का झोपड़ा। तो आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये अजमेर में है। इसका कंस्ट्रक्शन भी ऐबक ने ही करवाया था। ऐबक ने बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनको भी पैट्रोनाइज किया। इसने पैट्रोनाइज किया बहुत सारे ग्रेट स्कॉलर्स को। सबसे पहले आएंगे हमारे हसन निजामी। हसन निजामी ताज उल मसिर। तो ये इनका यहाँ पर हम एक ग्रेट स्कॉलर का नाम है, साथ में मैं उनके जो राइटिंग्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती जा रही हूँ। हसन निजामी, ताजुल मसिर। तो ये जो है हमारे इम्पोर्टेंट नेम्स हैं, आप इन्हें यहाँ पर मेमोराइज कीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी हैं और थोड़े से अजीब भी होते हैं। ये कुछ अजीब भी हैं, थोड़े जो है इम्पोर्टेंट भी हैं। तो इन्होंने ग्रेट स्कॉलर्स को यहाँ पर पैट्रोनाइज किया। सेकंड है फख उल दिन। फख उल दिन, जिनकी राइटिंग है तारिक मुबारक शाही। तारिक मुबारक शाही, फख उल दिन की जो है वो राइटिंग है। ये दोनों स्कॉलर्स हैं, दीज आर द ग्रेट स्कॉलर विच आर पैट्रोनाइज्ड बाय द ऐबक। तो इसके बाद इन्होंने एक छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन इन्होंने और करवाया था। इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन करवाया कुतुब मीनार का। आपने कुतुब मीनार तो देखा ही होगा, देखा नहीं होगा तो कई लोगों ने इसके बारे में सुना जरूर होगा। तो ये
इसकी जो फर्स्ट स्टोरी थी, इसकी एक मंजिल जो थी, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जो थी वो ऐबक ने करवाई थी, एक मंजिल बन चुकी थी। तो कुतुब मीनार का जो नाम है, ये किससे इंस्पायर होकर के इसने ये नाम रखा था? अभी कुतुब मीनार आप देखते तो हैं कि ये कुतुब मीनार है, ठीक है, आपको पता है। लेकिन कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार ही क्यों रखा गया? कोई और नाम क्यों नहीं रखा गया? तो इसका जो आंसर है वो है, इसका कुतुब मीनार का जो नाम है, वो इसने अपने नाम से नहीं रखा था, बल्कि एक सूफी सेंट थे जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो जब हम सूफिज्म और भक्तिज्म पढ़ेंगे, यहाँ वहां पर भी इनका नाम आएगा। वहां पर मैं आपको इनके बारे में डिटेलिंग से बताऊंगी कि वो कौन है, उन्होंने क्या टीचिंग्स दिए, क्या उनके जो भी उनके बारे में जो भी नॉलेज होगा वो मैं आपको उसी टाइम दूंगी जब हम भक्तिज्म एंड सूफिज्म हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना जान लीजिए, इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया। कुतुब मीनार का जो नाम था वो सूफी सेंट जो है, जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये एक फेमस सूफी सेंट हैं। इनके नाम से ही इनके ये जो है इनकी टीचिंग्स को, इनकी जो भी इनके फिलोसफिकल आइडियाज थे, जो भी इनकी आइडियोलॉजीज थी, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ऐबक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने जो है इनको मेमोराइज करके इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया। कुतुब मीनार इन्हीं के नाम से बना है, काकी के नाम से बना है। लेकिन एक ही मंजिल बनाई गई थी, एक ही मंजिल बनाई गई थी कुतुब मीनार की ओनली एक ही मंजिल थी। देयर इज ओनली वन एंड द फर्स्ट स्टोरी बिल्ट बाय ऐबक। बाकी का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, बाकी का कंस्ट्रक्शन जो करवाया गया था, वो करवाया था इल्तुतमिश ने। मतलब कि कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया? वो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किसने किया था? वो ऐबक ने किया था। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अगर हम इनकी डेथ के बारे में जिक्र करें, देन आई विल नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनकी डेथ कैसे हुई। इतना बड़ा राजा, इतना इसका नाम जो है नाम हमने सुना है। जो गोरी है वो कितना ट्रस्ट करता होगा इसके ऊपर, जो इसे यहाँ पर गवर्नर बना करके चला गया, इसके भरोसे पर वो अपना यहाँ पर एकदम से निश्चिंत होकर के बैठा है। तो यहाँ पर इतना बड़ा एक राजा, द स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर, इस फाउंडर की डेथ कैसे होती है? इसकी डेथ अचानक होती है, 1210 सीई के अराउंड हो जाती है, जब ये चौगन, चौगन मतलब कि पोलो, पोलो हॉर्स पोलो होता है ना, आपने देखा होगा कि जो पोलो खेलते हैं, हॉर्स के थ्रू खेलते हैं, हॉर्स के ऊपर बैठते हैं, तो एक हॉकी स्टिक होता है, दे आर प्लेइंग विद दैट स्टिक। वो स्टिक के साथ जो है वहां पर प्ले कर रहे हैं, उसे हॉर्स पोलो कहा जाता है या चौगन कहा जाता है। तो ये चौगन खेलते खेलते इनकी डेथ हो जाती है। इतना बड़ा राजा और चौगन खेलता खेलता मर गया, पता नहीं कैसे। एंड आई टू थिंक कि भी ये कैसे पॉसिबल है कि वो चौगन खेलता खेलता मर गया। वो एकदम से आयरनी वाली बात हो रही है। हमारे हिस्ट्री में ऐसी ऐसी चीजें हैं, यहाँ पर ये बड़ी जो है एक हास्य चीजें हैं हमारे पास। इतना मतलब कि हंसी आ रही है कि इतना बड़ा राजा है, फिर भी चौगन खेलते खेलते मर गया। किसी युद्ध में मरता तब भी मजा आता, तब भी ऐसा होता कि भी अरे किसी युद्ध में इस जो है इसने अपनी जान दे दी। लेकिन अभी क्या कह सकते हैं कि एक हॉर्स पोलो खेलता खेलता ये राजा मर गया। ऐबक जैसा इतना बड़ा राजा वो चौगन खेलता खेलता मर गया। दिस इज अ वर्ल्ड्स आयरनी, एक आयरनी की तरह ही हो गया। एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने मजाक किया हो। तो इनके बाद आएंगे इल्तुतमिश, नहीं आएंगे, इनके बाद इनके बेटे आएंगे, आरम शाह।
आरम शाह के बारे में बात करेंगे। ऑल दो आरम शाह इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, आई एम सॉरी, दैट मच इम्पॉर्टेंट, वो इतने ज्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आरम शाह के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है, एक बार देख लेते हैं। कहीं देखे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, कहीं से अगर क्वेश्चन आ गया, यूपीएससी ने पूछ लिया, तो वहां पर हम सर पकड़ के तो नहीं बैठने वाले भैया। सर पकड़ने से तो बेटर है कि किसी ना किसी चीज को भूले भटके से आंखों से गुजरता हुआ देख लें। कोई चीज आपकी आंखों से एक बार गुजर जाती है, तब आपको याद रहता है कि अरे भैया इसे कहीं तो देखा था, कहीं पर तो देखा था इसे। तो इसके बाद आएंगे हमारे आरम शाह। ऑल दो आरम शाह, वैसे मैंने आपको बताया है कि इतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका टाइम पीरियड है 1210 सीई तक का। तो इन्होंने मियरली इनका जो टाइम पीरियड अगर हम देखें तो वो 8 महीने से ज्यादा का नहीं है। 8 महीने ही ये शासन कर पाते हैं। आरम शाह जो थे ये बेटे थे सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ऐबक के बेटे थे, जिन्होंने अपने पिता को यहाँ पर जो है इसके इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। लेकिन ये एक इनकैपेबल राजा थे, इतना इनके पास कैपेसिटी नहीं थी, इतने ये काबिल नहीं थे। तो यहाँ पर जो आरम शाह थे वो इतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे, इनकैपेबल रूलर। ये ज्यादा कैपेबल नहीं थे, बहुत ज्यादा वीक थे, बहुत ज्यादा कमजोर राजा थे, एकदम वर्थलेस यंग मैन, एकदम वर्थलेस थे। और यहाँ पर इनका अगर हम देखें तो एक बड़े ही कमजोर थे। जो टर्किश आमिर्स थे, जो टर्किश आमिर्स जो हुआ करते थे, जो टर्किश और भी यहाँ पर आमिर्स वर्क कर रहे थे, जो टर्किश आमिर्स थे, उन्होंने अपोज किया था कि इनको राजा नहीं बनाना है, अपोज हिम। तो इनका इन्होंने विद्रोह किया कि ये राजा नहीं बनेंगे, हमारा राजा राजा आरम शाह तो नहीं होना चाहिए, कम से कम हमारा राजा कैसा हो, आरम शाह जैसा तो बिल्कुल भी ना हो, और किसी की तरह हो हम चला लेंगे काम, लेकिन आरम शाह जैसा तो बिल्कुल भी ना हो। उनका तो यही मानना था। तो इनका ज्यादा टाइम अगर हम देखें तो फिर ये ज्यादा समय इतना राज्य इनका नहीं है, 8 महीने का ही है। जो टर्किश चीफ थे दिल्ली के, जो टर्किश चीफ हुआ करते थे दिल्ली के, टर्किश चीफ्स जो थे दिल्ली के, उन्होंने जो है इनवाइट किया, जो बदायूं के गवर्नर थे, इन्होंने इनविटेशन भेजा। किसे इनविटेशन भेजा? बदायूं के गवर्नर को। बदायूं के गवर्नर को, जिनका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बदायूं के गवर्नर थे। और साथ के साथ अगर हम देखें तो ये ऐबक के दामाद भी थे। ही वॉज सन इन लॉ ऑफ ऐबक। इल्तुतमिश ये सन इन लॉ थे, मतलब कि ये दामाद थे ऐबक के, ऐबक के दामाद थे। इनको दिल्ली में जो है बुलाया गया, इनको इनवाइट किया गया, इनको इनवाइट किया गया, और इन्होंने जो है आरम शाह को अपनी जो है इनकी पोजीशन से हटा दिया, इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, और खुद यहाँ पर सुल्तान बन गए, और खुद ये यहाँ पर, और फिर बाद में इनको इनवाइट किया गया, एंड ही डिस्प्लेस्ड और डिस्पोज आरम शाह। ये आरम शाह को डिस्पोज कर देते हैं, एंड ये खुद यहाँ पर सुल्तान बन जाते हैं। ये सुल्तान बन जाते हैं, सुल्तान बनते हैं विद द नेम, विद नेम शमशुद्दीन। शमशुद्दीन नाम से ये यहाँ पर
एज अ सुल्तान बनते हैं। तो यहीं से ही दिल्ली सल्तनत का जो है यहाँ से एक पावर यहाँ से हमें जो है दिखाई देती है। तो इसके बाद हम इल्तुतमिश को ही पढ़ेंगे। इल्तुतमिश का सेगमेंट बहुत ही लंबा है। यहाँ पर इल्तुतमिश का जो सेगमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, इसीलिए आज मैंने आपको जस्ट एक भूमिका बताई है और साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया है। ऐबक के बारे में तो हम सभी जानते थे, ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बारे में भी हमने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में। लेकिन आरम शाह के बारे में जो है वो एक छोटा सा सेगमेंट था जो आपको पता होना चाहिए। आपको एक कहानी कनेक्ट होनी चाहिए कि भी इल्तुतमिश जो थे वो स्लेव डायनेसिटी के फाउंडर थे। इनके बेटे को सक्सेसर बनना चाहिए था, लेकिन इल्तुतमिश इनका दामाद था और दामाद किस तरीके से जो है वो सक्सेसर इनका उत्तराधिकारी बन सकता है। तो उसका कारण यही था क्योंकि आरम शाह इतने अच्छे राजा नहीं थे, कमजोर राजा थे, एकदम वर्थलेस थे, वो इनकैपेबल रूलर थे। इसी वजह से जो है वो ज्यादा लंबा समय यहाँ पर जो है रूल नहीं कर पाए। और साथ में जो टर्किश आमिर्स थे वो नहीं चाहते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया, उन्होंने जो है इन सब चीज़ों का विद्रोह भी किया। विद्रोह भी नहीं कह सकते, अपोज किया, उन्होंने मना किया कि भाई हमारा राजा कैसा हो, आरम शाह जैसा तो बिल्कुल भी ना हो, किसी की भी तरह चलेगा लेकिन आरम शाह की तरह नहीं चलेगा। वो नहीं चाहते थे कि आरम शाह बने। इसीलिए जो टर्किश चीफ्स थे दिल्ली के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इल्तुतमिश को इनविटेशन भेजा। इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, इसको इनविटेशन भेजा गया, दिल्ली बुलाया गया और इसने जब आकर के चीजें देखी तो इसने आरम शाह को डिस्पोज ऑफ कर दिया और खुद यहाँ पर सुल्तान बन गया विद द नेम शमशुद्दीन। शमशुद्दीन के नाम से इसने जो है यहाँ पर अपना ये सुल्तान बन गया इस नाम के साथ। तो ये था इल्तुतमिश के जो है इल्तुतमिश से पहले आरम शाह के बारे में। और इल्तुतमिश कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब हमने अभी मैंने आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दे दिया है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इल्तुतमिश को। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मिडावल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आपकी प्रेपरेशन के लिए और आपके प्रीलिम्स के लिए भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको आपके ऑप्शनल के लिए कुछ आपको जो है नॉलेज चाहिए या आपको बुक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए तब भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू विद ईच एंड एवरी नॉलेज अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड मैं आपको हर चीज़ें डिटेल के साथ बता दूंगी अगर आपको चाहिए। एंड थैंक यू सो मच once again. Keep learning and keep motivated.